तो इस केस को ज़रूर डिस्कस किया जाता है। चलिए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं। हेनरी और विलियम गोलकनाथ दो भाई थे और उनके पास जालंधर पंजाब में करीब 500 एकड़ ज़मीन थी। 1953 में गवर्नमेंट द्वारा एक लॉ पास किया गया जिसका नाम पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट था। इस लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 30 एकड़ लैंड को ही ओन कर सकता है और जो बाकी लैंड है वो सरप्लस मानी जाएगी। यानी हेनरी और विलियम गोलकनाथ टोटल 60 एकड़ लैंड को ही ओन कर सकते थे। अब ऐसी सिचुएशन में जिसके पास ऑलरेडी 500 एकड़ ज़मीन है और उसको ये बोल दिया जाए कि उसकी 88% लैंड अब उसके पास नहीं रहेगी, तो कोई भी ऐसे लॉ को अपोज करेगा। हुआ भी ऐसा ही। गोलकनाथ ब्रदर्स ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाने के लिए आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। गोलकनाथ ब्रदर्स का ये मानना था कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। उनके हिसाब से ये लॉ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में दिए हुए राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में दिए हुए राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन को वायलेट करता है। गौर करना कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में इसी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को पार्लियामेंट ने डिलीट कर दिया था, जो कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी देता था। लेकिन ये केस 1960s का है, तो उस समय ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में था और इसीलिए गोलकनाथ ब्रदर्स ने इसकी वायलेशन को भी मेंशन किया था। और साथ ही गोलकनाथ ब्रदर्स ने इस लॉ को आर्टिकल 14 के अगेंस्ट भी माना, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ जानने की है, वो ये कि इसी पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल को एक कवच की तरह बना रखा था, जिसके अंदर मेंशन्ड लॉज को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ ब्रदर्स ने इसे अल्ट्रा वायर्स यानी कानूनी सीमा के बाहर माना और इस चीज़ को चैलेंज किया। तो इस केस में मेजर इशू था कि ये जो लॉ पास किया गया है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था या नहीं। और दूसरा मेजर इशू ये था कि क्या पार्लियामेंट द्वारा फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। इस केस में 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप हुई थी और इन्हीं लीगल इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। 6:5 की मेजॉरिटी से ये जजमेंट दी गई कि किसी भी तरीके से पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट अगर ये सोचता है कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके वो फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर देगा, तो वो प्रोसीजर भी आर्टिकल 13 को वायलेट करेगा, जो कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी एक ऑर्डिनरी लॉ ही माना था और उसे आर्टिकल 13 के अंदर इंक्लूड किया था। अब सोचो कि कोर्ट ने ऐसी जजमेंट क्यों दी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए रीजनिंग दी कि डेमोक्रेसी में बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत ही ज़रूरी है और यदि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बनाए रखना है तो फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट की करप्ट प्रैक्टिसेस से बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अमेरिकन लॉ के एक कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया, जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि जब उसे लगे कि कोई रूल और लॉ रिडंडेंट हो चुका है और फ्यूचर में उसे यूज़ करना सही नहीं है, तब कोर्ट नए और बेटर रूल्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, भले ही फिर कितने ही प्रेसिडेंट्स उस ओल्ड रूल को सपोर्ट कर रहे हों। और ऐसी ओवर रूलिंग केवल फ्यूचर में आने वाले लॉज पर इस्तेमाल होगी, यानी कोई अमेंडमेंट्स पास्ट में हो चुके हैं तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा। अब ये जजमेंट सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट के लिए एक बड़ा झटका था। तो इसी जजमेंट की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा और उसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें साफ साफ मेंशन कर दिया कि कोई भी आर्टिकल 368 का यूज़ करके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो वो आर्टिकल 13 के अंडर इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 368 का यूज़ करके अमेंड कर सकती है। अब ऐसी स्थिति में कौन सही है, अपना ओपिनियन कमेंट करके मुझे बताएं। फिर बाद में 1973 में
केशवानंदा भारती के केस में वैसे भी क्लियर हो गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में ऐसा पावर क्लैश हमेशा चलता रहता है। ऐसे ही और केस एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट केस एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय।